हमारा जो मुल्क है वो 670वीं दफा एक नाजुक मोड़ काट रहा है और 7870वीं दफा नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अमेरिका को हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका की तरफ से वाइब्स आती हैं स्लाइटली मे बी। हम कहते हैं हम तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तालिबान कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं हमारे बॉर्डर्स पे। नोटिफिकेशन आना था DGISI की तैनाती का, वो अब तक नहीं आ चुका। वो 18वां दिन हो चुका है। एक कैफियत होती है ना तो आएगी ना ही चैन आएगा। कालदनाम जमात है जी, हर साल वो आपको सर्दियों से पहले नजर आती थी, अब भी नजर आ रही है। उनको कल चोबर जी के मकाम पर रोकने की कोशिश की, जहां पर फिर एक उन्होंने हमले किए, 2 पुलिस अफसर्स को शहीद किया, पेट्रोल बम फेंका। अब हम सुन रहे हैं कि वो वजीराबाद से क्रॉस करते हुए दरिया चनाब के पास हैं और वहां पे खंदकें खोदी गई हैं पुलिस वालों की तरफ से उनको रोकने के लिए। ये इनके साथ मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। शेख रशीद अहमद साहब बड़ी मैच देखने गए थे अबू धाबी में पाकिस्तान इंडिया का, जो कल बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया। उनके मैच का मजा किरकिरा हो गया होगा, लेकिन अब एक तश्कील दे दी गई है कमेटी, जिसमें राजा बशारत साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, नूरुल हक कादरी साहब हैं। ये उनसे मुज़ाकरात करेंगे। ये हम मुज़ाकरात तालिबान से भी करेंगे, ये मुज़ाकरात हम इनसे कालदम जमातों से भी करेंगे। नहीं करेंगे बात तो बस हम ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे। और PDM हो, पीपल्स पार्टी हो, वो भी सड़कों पर है, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में शायद डंडे नहीं हैं तो शायद मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। इस बेयकीनी गैर यकीनी की सूरत हाल में बलोचिस्तान में भी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल पाई जा रही है। वजह जाम कमाल साहब हैं, अब वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, करप्शन जीतेगी या सच्चाई, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन संजरानी साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, वजीर दिफा साहब वहाँ बैठे हुए हैं, खटक साहब, और उनको शायद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉपर नज़र आती हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब दुबई में बैठ के कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब आज दिल्ली में जलसा निकालें तो वो मोदी से बड़ा जलसा निकाल लेंगे। ऐसी बातें करते हुए पता नहीं कौन क्या सोचता है, लेकिन हम समझने की कोशिश हमने छोड़ दी। अब हम सोचते हैं कि अपने पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही रिस्पेक्टेबल इम्तियाज़ आलम साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, 18वां दिन हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आया। ये क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त इस मामले को तूल देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तूल तो पहले ही दे दिया। ये इस पे क्या सराइयां और चहमगोइयां होती रही यहाँ भी और मुल्क से बाहर भी। तो इशू तो ऐसा नहीं था, और जो गवर्नमेंट कहती है कि प्रोसीजरल छोटा मोटा इशू है, तो उसको तो टेलीफोन पे मेरा ख्याल है 10-15 मिनट में रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर वो नहीं हुआ तो अब भी अगर वो जितना जल्दी हो सके इसकी नोटिफिकेशन या वो जो समरी दस्तखत करनी होती है प्राइम मिनिस्टर ने वो करके भेज दें, तो बहरहाल एक बदमज़गी हुई या पब्लिक में काफी सारा इसके ऊपर या सराइयां जो हुई उससे नुकसान हुआ, जगहसाई हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अब भी जितना जल्दी हो सके इनको कर लेना चाहिए। सर, लेकिन इदारे में क्या फीलिंग पाई जाती है? और इदारे में अब क्योंकि जाहिर है, क्योंकि आपको पता है कि जब पोस्टिंग्स होती हैं और अगर इस तरह की मतलब अननेसेसरी डिलेज हों तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या अंदर की फिजा कैसे कायम हो जाती है? क्या उसमें कुछ तब्दीली आती है? मेरा ख्याल है इस स्टेज पे नहीं, लेकिन आगे मैंने नोट किया कि जब भी कभी रिकमेंडेशन अगर अदारा देता है कि जी फलां को करें जी, या वो पैनल देते हैं 3-4 का, उसमें चॉइस होती है कि प्राइम मिनिस्टर 3-4 में से किसी को कर ले। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से नाम दे दें, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के वक्त में हुआ था जी, तो बादौकात फिर वो ट्रस्ट नहीं रहता उस आदमी पे, क्योंकि समझा जाता है कि ये गलतफहमियां पैदा कर रहा है प्राइम मिनिस्टर और अदारे के दरमियान, जैसे जनरल जलाउद्दीन भट्ट के वक्त में हुआ। जी, तो फिर नताइज अच्छे नहीं होते। ठीक, बेहतर यही है कि जो सिस्टम चल रहा है उसी के मुताबिक कर दिया जाए। अगर आप उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जिस सिस्टम में हम ये करना चाहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक और जो इशू है वो ये है जी, कि जब भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक पॉलिटिकल पर्सन है, उसकी हैसियत एक पॉलिटिशियन की वजह से है, जी, इलेक्टेड है। अब वो अगर किसी को अपनी मर्जी से लगा जाए और कल उसकी गवर्नमेंट ना हो और दूसरी गवर्नमेंट आती किसी की, तो उनको भी ये फीलिंग रहेगी कि ये अपना आदमी, पिछली गवर्नमेंट अपना आदमी लगा गई है। ओके, वो जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन बादौकात कंट्रोवर्शियल हो जाती है, बादौकात नैब के चेयरमैन की हो जाती है, जी, उस तरह कल को DGISI की भी हो जाएगी। एंड वी कांट अफोर्ड दैट, और ये हमें नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हम। जी,
वो फॉलो नहीं कर सकते, उसको ट्रीट रहना चाहिए। ठीक है, इम्तियाज आलम साहब, आप क्या सिचुएशन को देख रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल को देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि गैर जरूरी ही होगी ये नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर अब तक नहीं इशू हुआ तो जाहिर है गैर जरूरी होगा ये मामला। और खान साहब बेहतर जानते हैं मामला कैसे चलाए जाते हैं, इसलिए वो सऊदी अरब में मौजूद हैं एक डेलीगेशन के साथ, ज्यादा जरूरी काम है वहां पर उनको। आप बता दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? अब मामला तो कहीं आगे चला गया है और ये कवायद ज़वाबित के खिलाफ जो प्रेस रिलीज आया भी ISPR का, वो गैर मुतल्लिका हो गया है और उसकी कानूनी हैसियत नहीं रही, क्योंकि अगर तो उसकी कानूनी हैसियत होती तो अब तक वो हो चुका होता जो उस प्रेस रिलीज में जो जाहिर किया गया था। वज़ीर आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार है और वो उस पर बैठ गए हैं। इसका तवील होना, इसका पब्लिकली इतना कंट्रोवर्सी में आना ठीक नहीं है और इसीलिए तासुर बन रहा है कि वो जो एक सफ़े पे होने की बात थी जी। वो थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, तो वो पुर्जे हवा में उड़ गए। अब मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। सुना ये भी कि जा रहा है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में भी कोई तब्दीली है। अगर तब्दीली ना भी हो तो भी ये डिफेंस मिनिस्ट्री का इख्तियार है। और रहा बात ISI का, तो ISI अब ये भी तय करना होगा कि सिविल इदारा है या एक ये मिलिट्री का इदारा है। और दूसरा ये है कि इसके कवायद भी कोई वाज़ा नहीं है, कानून में और आइन में इसका जिक्र नहीं है। इसका दायरा कार क्या हो और क्या होना चाहिए, ये पाकिस्तान की बैरूनी सलामती के हवाले से एक बड़ा मौसर और अहम तरीन अदारा है। इसे आप सियासत या दो इदारों के दरमियान फुटबॉल नहीं बना सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल उठा है कि ये बुनियादी तौर पर तो वज़ीर आज़म के इख्तियार ही है। अगर अगला वज़ीर आज़म को वो ISI चीफ कबूल न हो तो उसे बदल भी सकता है। अब लेकिन ये बात भी एक सवाल ज़ेर बहस लाया जा सकता है कि अगर सिविल हुक्मरान या सियासतदान इस इदारे में भी अपनी पसंद या नापसंद के मुताबिक कोई प्ले करेंगे, कुछ खेल खेलेंगे, तो इदारे के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो क्यों ना फिर ISI चीफ की और बाकी जो चीफ्स हैं सर्विसेज के, और जिस तरह हमारे और बहुत सारे आईनी ओहदे हैं, उसका एक बाई पार्टीजन प्रोसेस इख्तियार कर लिया जाए अपॉइंटमेंट का, ताकि इस पर ये पार्टीजन इख्तलाफ की गुंजाइश कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इदारा, इसमें अब तक इतनी एम्बिग्विटी रही है। आप पूरी तारीख उठा लें, कभी किसी तरीके से अपॉइंटमेंट होती रही, कभी किसी तरीके से होती रही है। वो ये इख्तियार स्वाबदी तौर पर वज़ीर आज़म ही का है। और अगर वज़ीर आज़म से इस बात में इत्तफाक नहीं हो सका था तो फिर ये इसका ऐलान दुरुस्त नहीं था। ठीक, इस मामले में वज़ीर आज़म हक बजाने में। ठीक है, वज़ीर आज़म हक बजाने पे। न्याजी साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो मैं आपसे भी आपका ओपिनियन चाहूंगी। आप अग्री करेंगे इम्तियाज आलम साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं? क्योंकि सवाबदी तो है और जाहिर है एक ऐसे इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना एक ऐसे पॉइंट पे जब हम ऐसे इशूज़ में फंसे हुए हैं। साथ साथ आप ये लाहौर की सिचुएशन भी देख रहे हैं, तमाम शाहराहें बंद हैं, पिंडी तक बहुत सारी रोड्स बंद हैं। क्या आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? शुक्रिया सना। लाहौर की सिचुएशन तो खैर बिल्कुल चंद मिनट पहले तक मुझे बीती रही है, क्योंकि मैं रोड के ऊपर था और जिस मुश्किल से मैं आपके शो की को आके पकड़ा है या पहुंचा हूं तो मैं ही जानता हूं। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जान हथेली पे रख के गाड़ी चलाई है। ओहो सर। देखें, बात यह है कि इम्तियाज साहब ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल उन्होंने उनको चीज़ को प्रोस्पेक्टिव में रखा है। पहली बात तो चूंकि मैंने जनरल साहब की चंद बातें सुन ली थी जब मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँगा। मुझे ये हैरत होती है कि हम जो है इतने हमारे अल्लाह ताला ने हमें कैपेसिटी दी हुई है, फिर हमारी जो दलाइल जो होते हैं वो या तो हम समझते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर दलील बन नहीं पा रही और हमें दलील देनी है, और एक पोजीशन हमने ली हुई है और उस पोजीशन के मुताबिक एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। अब ये जो आर्मी चीफ है ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आखिर पाकिस्तान एक आईनी रियासत है या नहीं है, इसके बारे में तो क्लैरिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट जो हम चार लोग बैठे हैं, इम्तियाज साहब को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके बारे में जानता हूँ, अपने बारे में जानता हूँ कि हम स्ट्रिक्टली जो है वो लोग हैं जो आइन के मुताबिक
इस मुल्क में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जनरल साहब के बारे में मेरा गुमान गालिब यह है कि वो भी यही चाहते होंगे। अब आईनी गुमान की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब या नहीं गुंजाइश पैदा कर लेते ना, हम जब हमारा जो अमल है ना सना, कुछ लोगों का अमल उससे लगा नहीं खाता, तो मतलब ये नहीं है कि हम किसी को धोखा दे रहे होते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ बनाते हैं तो जनरल साहब की दलील के मुताबिक तो एक सियासी हुकूमत ने एक आर्मी चीफ बना दी है या DGI सही बना दिया, जैसे कि इम्तियाज साहब ने फरमाया और सही फरमाया है कि ये वजीर आजम का जो राइट है उसका प्रोगेटिव है। अच्छा मसला अब ये तो वो चीजें हैं कि जिसमें को ओबामा ने सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिया। अब जाहिर है कि जब वो कहते हैं जी ये जज रिपब्लिकन का है, ये जज डेमोक्रेट्स का है, तो ये नहीं कहा जाता कि जज बनने के बाद कोई पार्टीजन होता है। असल क्राइसिस क्या है इस मुल्क के सिस्टम में? 1951 से एक जिन घुसा है। 7 जनवरी 1951 को रॉयल पाकिस्तान आर्मी, जब से पाकिस्तान आर्मी बनी है, एक सिस्टम में जिन घुसा है। वो कहते हैं ना फीड इन द सिस्टम। अब मैं ये बात जब 2018 अगस्त में इलेक्शन हुआ, जुलाई में इलेक्शन हुआ, अगस्त में वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाया, तो यकीन मानो कि एक यकसुई के साथ मैं एक बात पे कन्विंस था और मुझे उसके लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी, मुझे कोई अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। और जब मेरे सारे दोस्त कहते थे जो मेरी सोच के हैं, जो आज भी मेरी सोच के, उस वही मेरी सोच के थे, तो उनका ख्याल था कि यार शायद पहली दफा फॉर द रॉन्ग रीजन बाय डिफॉल्ट सिविल और मिलिट्री रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। मैं उनको हल्फन कसमन कहता था नहीं ऐसे अच्छे हो सकते। अगर ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ नहीं बन पाई, अगर मोहम्मद अली बोगरा को खुद अपने हाथ से ख्वाजा नाज़मुद्दीन को निकाल के बिठाया और फिर निकाल दिया, फास्ट फॉरवर्ड अगर जुनेजो को सेलेक्ट किया, जुनेजो से नहीं बन पाई, अगर जमाली से नहीं बन पाई, और मैं कैसे मान लूं कि इमरान खान साहब के साथ ये रिलेशन आगे बढ़ने थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बीच चुराए भांडा फूटा और जो रिलेशन 3 साल तक खराब आ रहे तो क्रैक से और झूठ बोला जा रहा था कि हम एक ही पेज पे हैं, क्योंकि इसके अंदर जब तक आपको यह नहीं पता कि कहां पे आपकी हदूद खत्म होती है और कहां आप तजावज कर रहे हैं। मैं समझता हूं हो सकता है सियासी निजाम में भी हो, सियासतदानों में फिर गुंजाइश होती है उसकी वजूहत कहीं और है तजावज करने की। इदारों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और ऑल माइटी हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके पास ये गुंजाइश नहीं कि एनक्रोच करें, लेकिन अब ये एनक्रोचमेंट जो है इसको फेट अकम्पली कह ले जी, इसको कुछ कह ले, ये हमारे साथ ये नथी हो चुकी है। और आज जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस अब नहीं अवर्ट हो सकता। ये वो क्राइसिस है जिसके अंदर को ये फ्री कैन को पता ही नहीं है कि इसे निकलना कैसे। हाँ, उनको ये पता है कि ये उलझाया जा रहा है, ये उलझेगा और ये पाकिस्तान के ऊपर क्या बीतती है, इसका विनर कौन है, आजकल बस इसी पे देर यही चीज। चलें ठीक है, यहाँ वक्फा ले लेते हैं क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रेज कर दिए हैं और रेड फ्लैग भी है, तो मैं चाहूंगी कि जनरल साहब इसका जवाब भी दें और हमें मुतमईन करें कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर वो एक सफा है जो फट गया है तो उसको फिर स्कॉच टेप लगेगी, क्या होगा और क्या वो सफा पलटा जा सकता है, दूसरे सफे पे बात हो सकती है। बात करते हैं जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू गूंज, जहां हम तलाश करने की कोशिश करते हैं बच्चे कुछ सच की, लेकिन यहाँ पर तो सच है क्या ये भी अभी तक पता नहीं है। लेकिन अमजद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, इम्तियाज आलम साहब। जनरल साहब, क्योंकि एक इतनी बड़ी चार्जशीट इस वक्त आपके खिलाफ जो न्याजी साहब ने खड़ी भी की, हुकूमत के खिलाफ भी बात की, मैं ये जानना चाहूंगी इस वक्त कोई भी और हुकूमत होती और सऊदी अरेबिया चले जाते प्राइम मिनिस्टर विदाउट इशूइंग अ नोटिफिकेशन, तो फौज क्या करती? देखिए, फौज कुछ न करती और फौज करेगी भी नहीं, ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। ठीक कि कोई ऐसा कदम मेरा नहीं अंदाजा कि फौज उठाएगी, क्योंकि जो कुछ मैं मुख्तलिफ सोर्सेस से समझ सका हूं जी, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि जनाब अब फौज क्या करेगी या पहले क्या करती, नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है
कि जब ये इशू किया गया पोस्टिंग ऑर्डर DGISI का, ISPR की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई, वो कभी हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर से पहले वर्बल अप्रूवल ना ली। अमूमन होता है कि समरी जाती है, बड़ा वक्त लग जाता है, कई दफा वापस नहीं आती। अगर तो इंतजार किया जा सकता हो तो करते रहते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बाज़-औक़ात होता है कि सर्कुलर पोस्टिंग्स हैं जिसमें काफी लोगों ने मूव करना है, उसमें बाज़ की प्रमोशन भी इन्वॉल्व होती है, लिहाजा अगर वहां पे देर हो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो वर्बल अप्रूवल ले ली जाती है और फिर उसके बाद समरी आती रहती है, उसका इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन यह भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंड चेंज कर लिया हो और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हो कि अभी समरी नहीं गई तो लिहाजा मैं समरी पे लिख दूंगा कि जी ऐसे नहीं ऐसे करें। वो भी हो सकता है कि शायद ऐसी कोई बात हुई हो, किसी चीज की गलतफहमी। तो ये चीजें जो है ये हो सकती हैं वर्किंग में, लेकिन ये मुझे अंदाजा है कि समरी आने से पहले वर्बल डिस्कशन हो जाती है। और अमूमन क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको सारे ऑफिसर्स का कोई खास पता नहीं है, तो वो डिपेंड करता है, वो ज्यादातर कोशिश करता है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे। अगर उनको अपने लोगों से मिलती है तो ठीक है, वरना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी पहले लाजमन वर्बल अप्रूवल हुई होगी, जो कि उसके बगैर इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने वाले वही नहीं होते जिनको मतलब पोस्ट करना है। इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करेंगे इमरान खान साहब? नहीं, इंफॉर्मेशन तो वो अपने मुद्रा वगैरह लोगों से, क्योंकि सारे पाकिस्तानी अभी आप में से कोई इनको जानता है, पता है किसी को ये वो, या हो सकता है अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता करें। वो तो पता करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर के पास अपने तौर पे काफी कुछ है, वो कर सकते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की बात से कि अपॉइंट किया हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, अगर ये करना चाहें तो ये भी कर लें। लेकिन पहली बात यह है कि इसमें से पॉलिटिकल रोल खत्म क्यों नहीं करते इस अदारे को, क्योंकि ये तीनों सर्विसेज के लिए बेसिकली मौजूद है और जैसे इम्तियाज आलम कह रहे थे जी। इसका रोल मुल्क से बाहर बहुत अहम है और इसको कंट्रोवर्शियल बनाना मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती हो। लिहाजा इसका पॉलिटिकल रोल खत्म कर दें और प्रोफेशनल बुनियादों पर रखें। जब पैनल दिया जाता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है, जो पैनल में जो कुछ हम करते हैं वो ये होता है कि मुख्तलिफ ऑफिसर्स की सूटेबिलिटी उस काम के लिए देखी जाती है, फिर उनकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है, फिर उनकी अपनी कैरियर रिक्वायरमेंट देखी जाती है, ताकि ये ना हो कि सर्विस को कहीं नुकसान हो या ऑफिसर को खुद नुकसान। लिहाजा उस चीज में वो 3-4 लोग जो फिट इन होते हैं उस ब्रैकेट में या उस चीज में, उनके नाम रिकमेंड कर दिए जाते हैं। किसी शख्स की अवेलेबिलिटी का, कैरियर रिक्वायरमेंट का या उसकी आइंदा प्रमोशन के मामले में उसको क्या चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता, या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही पूछते हैं कि जी ये क्यों रिकमेंड किया आपने, तो वो बताते हैं। या ये कि फिर जो पैनल है उस पर आप एतमाद करें कि जी पैनल जो भेजा गया ये सारी चीजें चेक करके भेजा गया, तो वो जरूरी है कि आप उसको पैनल को फॉलो करने या पैनल में कोई और अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो उनको बताएं। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किस्सा है अपॉइंट करने का, बिल्कुल वो होना ये चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के बड़े मखसूस हालात, यहाँ पे हर अपॉइंटमेंट को यहाँ पे ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से पूछा जाना चाहिए कि जनाब क्या आज दिन तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे लोगों को बावजूद इसके कि नैब का चेयरमैन आप मशावरत से लगाते हैं, उसके बावजूद आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। नतीजा ये कि उनकी अपनी कैपेसिटी, उनकी अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्ट हो जाती है। ये क्यों होता है? हमारे माहौल में है, किसी और मुल्क में तो ये रोना नहीं है। सर आप बता दें क्यों होता है, आप बता दें क्यों होता है, फिर मैं न्याज़ साहब के पास जाऊं। आप बता दें क्यों होता है। वे इसीलिए कि जब आपने लगाया उसको उस वक्त आपने पूरा ईमानदाराना तरीके से काम नहीं किया। अब नैब के चेयरमैन क्यों डिस्प्यूटेड है? इमरान खान ने तो नहीं लगाया, पिछली 2 पार्टियां आपस में मुशावरत। लेकिन इमरान खान साहब बजिद क्यों हैं कि वो कंटिन्यू करें, जिस तरह से वो बजिद हैं कि ISI चीफ कंटिन्यू करें। इमरान खान साहब की जिद के आगे तो इदारे नहीं है ना। जी न्याज़ी साहब मैं आपके पास आती हूँ, इम्तियाज साहब आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए जी। इस पे मैं कमेंट दे जी। देखिए उनका बजिद होना ही गलत है। वो बजिद हैं तो तभी दूसरे लोग शक कर रहे हैं, तभी ऑपोजिशन पार्टियां उस पर एतराज कर रही हैं। ऑपोजिशन पार्टियों ने हालांकि लगाया, लेकिन सर ये जिद और कोई करता तो उसके साथ क्या होता, ये तो हमें भी पता है, मतलब हिस्ट्री भरी पड़ी है सर, जिद्दी लोगों के साथ क्या हुआ है इस मुल्क में। जी देखिए पिछले इतने वक्तों में क्या हुआ किसी के साथ। चले इम्तियाज आलम यहाँ पे एक वजाहत दे दूं ताकि आपको, देखिए मैंने जो पहले बात की थी, जब ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाया गया तो ज़ियाउद्दीन भट्ट ने जो बात चीजें होती रही, GHQ में यह ख्याल था कि ये नवाज शरीफ के कान भरता है GHQ के खिलाफ।
लिहाजा वहां पे एक एतमाद, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये बंदा उसका बाई नेम दिया उन्होंने, पैनल तो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने कहा ये बंदा दे दो, लिहाजा ये अच्छा क्वाइट पॉसिबल कि वो शख्स अपनी प्रमोशन को आगे देख रहा हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चले लेट मी गो फॉरवर्ड, क्योंकि सर इश्यूज और भी हैं, जरा मैं जी आपका अच्छा नहीं हुआ उसका। ठीक है, आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया जी। मैं हफीजुल न्याज़ साहब, आपको कोई तशफ़ी हुई जनरल साहब के जवाब से? जनरल साहब के सारे जवाब से मुझे एक ही पॉइंट से तशफ़ी हुई है, और वो बड़ा उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कहा है कि जी इस इदारे को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए या सियासी नहीं बनाना चाहिए। शुएब भाई जो है ना, इनके अंदर एक वाक़ियत है, बड़ा कॉन्शियस बंदा भी है, और ये इन बिटवीन सारी अपनी मजबूरियों के फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो मुझे इंस्पायर करती है। अब मैं जरा आपको 2-3 बातें बताता हूं। हर जिले के अंदर ISI का एक सेक्रेटरीट कायम है जो जिले की सियासत को कंट्रोल करता है। मेरा ख्याल है इनका मतलब वो सियासत नहीं है। मैं इतना भी जानता हूं कि जब वजीर आजम चाहते थे कि जी जो केबल ऑपरेटर हैं फला चैनल को वो बंद नहीं कर सकते, पैमरा ने कहा आप बंद नहीं कर सकते, तो जो जिले सेक्रेटरीट है उन्होंने केबल ऑपरेटर को कहा, DC कहता था कि आप ऑफ एयर नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। ठीक है न्याज़ी साहब, दूसरा पॉइंट, ठीक है न्याज़ी साहब, ये बात समझ आ गई, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो 18वीं तरमीम थी उसके अंदर ऐसी चीजें तो इनकॉर्पोरेट होती रही कि जिसके अंदर आज भी वो कहते हैं जी ये नहीं होनी चाहिए थी, इससे हमारा बहुत ज्यादा जो है डिसेंट्रलाइज हो गई चीज। ठीक, लेकिन जो चीज नहीं कर सके नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो थी नैब कवानीन में तरमीम। ठीक, और शाहिद खाकान अब्बासी के साहब ने जब करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुला के कहा कि मैं स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो जेहन में रखे कि नैब का चेयरमैन हो, ये किसको नहीं पता कि कहां से आता है और उसकी असल डांडे इनको कंट्रोल कौन करते हैं। सियासी जमातें जब इक़्तिदार में होती हैं तो भी बेबस होती है। नवाज शरीफ 2014 में अभी बाइटी प्राइम मिनिस्टर थे तो पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट चली कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, और सारे चैनल जो थे वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म को नहीं दिखा रहे थे, इमरान खान और कादरी को 4 टाइम 8 दफा दिखाते थे जो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करते थे। आज तक जवाब नहीं मिला कि 2014 में। ठीक है सर, ये बातें तो बिल्कुल, ये बातें तो बातें हैं, ये न्याज़ी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूं कि अब इस पॉइंट पे हम अग्री कर सकते हैं कि देखिए अगर बेबस पॉलिटिशियन है तो बेबस फिर इदारे भी है ना, फिर हम दोनों ही गलत तौर पर एक दूसरे को इस्तेमाल करें तो दोनों को नहीं, मैं कहता हूं इदारों ने जो काम करते हैं उसके बाद जब चीज बिखर जाती है तो मैं मानता हूं आपकी बात की और जनरल साहब की कि कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इसके अंदर ये पहला अंडा पहले था या मुर्गी पहले थी? सर वो हो रहा है ना, मैंने आपको पहला कहा यही बताया था। ठीक है, डिफेंस का एक अटैच डिपार्टमेंट है, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है और बाकी है। ठीक, और तो वो कैसे हम पल्ला कैसे हो सकते हैं? सारा खराबी जो है वो आईनी निजाम से इदारों के हटने के बायस है। वो अगर आप रिजॉल्व कर लें, एड्रेस कर लें, ये क्राइसिस पैदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, मैं अमजद साहब आप पर आऊंगी, जनरल साहब ये बता दीजिएगा कि रिजॉल्व करने का तरीका सिर्फ ये है। जी आप बताइए। सिर्फ ये है कि आइन की मंशा के मुताबिक चलें और हर इदारा अपनी हद में रहे, बस। 70 साल से तो यही कोशिश हर कोई कर रहा है ना, हर कोई कोशिश यही कर रहा है, लेकिन हर कोई मुल्क के मफाद के लिए ही सोच रहा है ना, वसीतर मफाद में ही सोच रहे हैं। जी जनरल साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्विकली, ताकि मैं न्याज़ा को बचाऊं। और ये एयर स्पेस की बात जो हो रही है, जिसकी तरदीद आ गई है दफ्तर खारजा से, मुमकिन है तरदीद फिर कोई और तरदीद में बदल जाए। आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है सर? अड्डों की बात हो रही थी, फिर एयर स्पेस की बात हो रही है अमेरिका से, एनी ट्रूथ इन इट? अच्छा, जो बात इम्तियाज साहब बात कर रहे हैं वो है दुरुस्त, ठीक है। हर अदारे को हर इंस्टीट्यूशन को अपनी आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। ठीक। और मैं इस दौर में देखता हूं कि ये जो PTI का दौर था, इसमें जो काम जो कुछ भी हुआ आर्मी आईनी हदूद में रह के करती रही, बल्कि जो उसको हुक्म देते रहे वो करती रही। ठीक।
मुझे ये समझ नहीं लगी कि प्राइम मिनिस्टर को जरूरत क्या थी कि वो सुबह से लेकर रात तक और फिर 365 दिन ये रटते रहे कि हम आर्मी और हुकूमत एक पेज पे है। इसकी जरूरत क्या थी? क्या आप आपके अमल से ये चीज समझी नहीं जा सकती? आप ऑर्डर दे रहे हैं आर्मी को कि ये करें वो करें, वो आपको करके दे रहे हैं। नतीजा ये जो कुछ भी हमने पूरे पीरियड में 3 साल में देखा, बहुत तावन किया, तो वो तावन ही आपका हुक्म है जो कि आपको मिल रहा है। तो आपको एक पेज वगैरह की बात तो करनी चाहिए। तावन कहते हैं। और इन एनी केस जब आप जो मकसद तावन का ये है कि बाज़-औक़ात ऐसी चीजें भी की जो नहीं करनी चाहिए। आर्मी कह सकती थी कि आप ये खुद करें जी, हमें ना ये जिम्मेदारी दें। मिसाल के तौर पे जब ऑपोजिशन को इकट्ठा करके तो उनको नॉर्दर्न एरिया के सूबा बनाने के मामले में ब्रीफिंग वगैरह दी, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्यों दी? हुकूमत ने उनको अपने से गले से उतार के उनके जिम्मे लगा दिए कि जनाब आप देंगे, तो उन्हें एक ऑर्डर मिल गया, उसने कर दी। ठीक है। तो ये एयर स्पेस पर मैं आपको बिल्कुल शवाहिद की बुनियाद पे बात कर कि ये चीजें जो हैं ये भी उनको भी सोचना चाहिए कि आप उनको इस्तेमाल ना करें अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप को देखना चाहिए। और ये रटा लगाना कि जी एक पेज पे, ये भी गलत है, क्योंकि आपको एक पेज पे होना ही चाहिए एक अदारा। लेकिन सर ये तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईएसपीआर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि हम एक पेज पर हैं, सिर्फ खान साहब ने तो नहीं कहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग। नहीं, खान साहब की स्टेटमेंट्स बार बार आती रही हैं। हो सकता है कि आईएसपीआर में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट कि अच्छे ताल्लुकात हैं, तो कोई मतलब, क्योंकि आई गेस हिस्ट्री अगर किसी ने वहां सवाल ऐसा पूछा हो उनसे और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं हम एक पेज में, तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो जैसे भी इम्तियाज साहब बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर तो रोजाना की बुनियाद पे ये बात करते हैं। ठीक, कि हम एक पेज में देखते हैं, हालांकि कोई कहने की जरूरत नहीं थी। उस चीज ने बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि आप कह लीजिए कि बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की हैं पब्लिक में भी और पॉलिटिकल ऑपोजिशन में भी कि ये क्या माजरा है कि जो एक पेज वाली कहानी चलती है। अच्छा ठीक है न्याजी साहब, मैं आपके पास आती हूँ। ये जरा ये बता दीजिएगा कि एक तो ये मामला जो इस वक्त आप देख रहे हैं आपके सामने ही ये डेवलप भी हो रहा है लाहौर में, उसके बाद पिंडी तक भी पहुंच रहा है, ये हर साल का जो एक मामला है, ये कालादम जमात है, लिफाफे बांटे गए, दिए गए, क्या हुआ, क्या हिस्ट्री है, आप बता दीजिए। अब हमारी मुशावरती टीम क्या कर लेगी, अगले साल इनको आने से कौन रोक लेगा, और ये मामला कब खत्म होगा? दो मेरा ख्याल है करेक्शन हो जाएं। एक तो जज साहब ने अपने पहले एक उसमें फरमाया था जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, ये सना इनका नाम है, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, और ये इनका ताल्लुक दिल्ली से। मैं ये जानबूझ के ये भट्ट इसलिए कि ताकि तासुर ये मिले कि शायद कश्मीरी है। ये मैं सारी फैमिली को जानता हूँ। ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन औलिया के साथ ख्वाजगान दिल्ली हैं, इसलिए प्लीज इनका नाम है जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, भट्ट नहीं है इनके नाम के साथ, भट्ट नहीं है। और ये सारे लोग जानते हैं, जज साहब के शायद कह गए साहब की दिल में भट्ट नहीं है। देखो ये गलतफहमी है ना, ये सदा के प्रोग्राम में मैं 35 साल रहा हूं उसके साथ। जी प्लीज आप कुछ। अच्छा चले एक मिनट न्याज साहब, आप बात कंप्लीट करें, मैं हमजा साहब आपको टाइम दूंगी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और इस पे मैं अच्छा दूसरा देखें, दूसरी बात यह है कि मैं उस पर कमेंट कर दूं कि खम ठोक के हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने बताया था कि हम इस सियासी हुकूमत के पीछे खड़े हैं, खम ठोक के, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा, ना जेस्चर से ना उसके अपनी सारी चीजों से, और बार बार यही बताया गया है कि, और उसकी फिर लंबी कहानी आपका लेकिन अब मैं नहीं है, लेकिन करेक्शन मैं बात तो दे दूं, ये तो सिर्फ खामोश सियासी हुकूमत को तो ना अंडरमाइन करे ना। दूसरी बात यह है कि देखें ये जो है, ये जो लाहौर के अंदर इस वक्त आत्मची हुई है, या जीटी रोड आज के दिन नो गो एरिया है, या इस्लामाबाद की तरफ एक जलगार है कि जो चल पड़ी है जी। और आज आईएसपीआर का एक बयान भी आया है, और मैं हैरान हो गया कि इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए। और वो ट्वीट ये है कि जहां पे जनरल बाजवा साहब ने सियासी हुकूमत को कहा है कि रेस्ट्रेंट शो करे और किसी किस्म का जो है इसके अंदर आप दखल अंदाजी ना करें, तशद्दुद कीजिए। Are you referring to Ghafoor साहब, जनरल गफूर साहब ट्वीट्स? What goes around comes around। यही एमक्यूएम पैदा की गई जमात इस्लामी को फारिग करने के लिए, और टीएलपी जब जाई गई तो सारे वो कहते हैं कि फायरिंग ऑल सिलेंडर। जब उन्होंने देखा कि जी
2014 में इमरान खान साहब से नहीं गिरे नवाज शरीफ की हुकूमत, तो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड किया गया, और फिर 2017 में टीएलपी को सर को ट्रिगर किया। सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कौन रोकेगा, अब कौन डालेगा बोतल निकाले हैं, अब यही कंट्रोल करें। तो सर जिनको बोतल में डालने का काम कौन करेगा फिर? यही तो मैं कह रही हूँ, हम तो बुला लेते हैं तो फौज तो आ जाएगी ना, वो तो कंट्रोल कर लेगी, एस्टेब्लिशमेंट करेगी, क्योंकि उन्होंने निकाला था जिन बोतल से। अच्छा आलम साहब आप बता दीजिए हल क्या है इस सिचुएशन का, ऐसी जमातें या ऐसी कलदम जमातें? अच्छा ठीक है, अब जनरल साहब आप बता दीजिए कि या क्या जो हल तजवीज कर रहे हैं न्याजी साहब, आप अग्री करेंगे उससे? देखिए मैं अर्ज करूं जी। ये किस्सा गलत है, इनकी अपनी मिस हैंडलिंग है। इस दफा पिछले दफा जब वो धरना करने के लिए तैयार हुए थे, इन्होंने पहले ही उनके लोगों को अरेस्ट कर दिया था, जिसमें खादिम रिजवी भी इन्होंने डाल दिया जेल। वो पता नहीं महीना अंदर रहा या कितना। वो धरना, वो उनका ना लॉन्ग मार्च बन सकी ना धरना बन सका। अब चीज ये है कि अगर आप उनको बाहर निकलने दें, वो सड़कों पे पास बैठ जाए, फिर आप वो ईंटें शीटें चलनी शुरू हो जाए एक दूसरे की, तो वो तो तमाशा बनेगा। इनको क्यों नहीं सबक आया, क्यों नहीं इन्होंने हैंडल किया जिस तरह लास्ट टाइम इन्होंने किया था? आपको याद नहीं है कि इवन खादिम रिजवी को जेल में डाला था इन्होंने, कोई बोला ही नहीं, कोई हिला ही नहीं। अब ये इस दफा इन्होंने उनको बाहर आने दिया, और जब बाहर ये आ जाते हैं, मजहबी जमातें 3 नारे लगा दें, इनको बेशक इलेक्शन में कोई वोट दे न दे, अगर ये नामूस रसालत नबूवत निज़ाम मुस्तवा, ये 3 चीजें अगर ये करें, पूरा पाकिस्तान आपको देखेंगे बाहर सड़कों पे निकल के जान देने के लिए तैयार हो जाए। ये तो यहाँ की हकीकत है। लेकिन लियारी में उनको इलेक्शन जितवाने वाला कौन है? मतलब अवाम ने जितवाया उनको। आप वाकई समझते हैं कि लियारी में उनकी जीत के पीछे अवामी वोट है, मैंडेट है उनके पास कोई अवाम के लिए? उनका अगर बरियल देखें, आप देखें जो बरियल हुई थी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। खादिम रिजवी की बरियल पे जिस तरह लोग आए हैं, क्या वोट देने वाले नहीं उसको मिल जाए? फिर इमरान खान से बड़ी फिर ज्यादा फेमस तो फिर यही हो गए, फिर ये कर लें दिल्ली में जाके मुजाहिरा, क्योंकि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मतलब पॉपुलैरिटी डजंट मीन एनीथिंग सर, क्रेडिबिलिटी आल्सो मीन समथिंग ना। नहीं, आप देखिए इमरान खान के लिए कोई सड़क पे जान देने के लिए आया है? कोई नहीं आएगा, इसके लिए आ जाएंगे। तो सर क्या करें फिर? करना यही है कि इनको प्रेम करें, डर जाए, इनको जो से पहले अंदर बंद करें, वक्त से पहले इनको बंद कर दें इन लोगों को। हाँ, इनको मैं आपको बता रहा हूं, वजीर दिफा आपके क्वेटा बैठे हैं, वजीर दाखिला आपके दुबई में मैच देखने गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके सऊदी अरेबिया बैठे हैं, उसके बाद शेख रशीद तो आपको बताना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वापस आ जाएं। इस दफा तो क्राइसिस इन्होंने बनने दी है ना, प्रेम्प्ट नहीं किया। नतीजा ये कि आज अब ये इनको चक्कर चढ़ गया। ये तो होगा, ये लोग जो हैं ये सड़कों पे आएंगे और आपको मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि इनके लोग जो हैं वो डाई हार्ड होते हैं, वो जान देने के लिए तैयार होते हैं। मुझे याद है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था तो उन्होंने उस वक्त निज़ाम मुस्तवा का नारा लगा दिया, क्योंकि इलेक्शन में रिगिंग के ऊपर लोग निकले ही नहीं बाहर। तो सर सियासत में मजहब का इस्तेमाल और दहशत का इस्तेमाल और ISI का इस्तेमाल, ये फिर तीनों चीजें ममनू होनी चाहिए। नहीं, मजहब का इस्तेमाल सियासत में कौन कहता है? करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त इंचार्ज था लाहौर में, हमारे जवानों ने फायर करने से इनकार कर दिया। ठीक, उन्होंने कहा जी कि जिस नबी के नाम पे ये शहादत लेने आए, मैं उस नबी को मानता नहीं। ठीक है सर मैं जाती हूँ। आलम साहब आपका पॉइंट चाहूंगी इस पे। अच्छा, आलम साहब को वेदर की वजह से, न्याजी साहब आप ही इसको रैप कर दीजिए। एक तो एयर स्पेस का मामला भी है, फिर आप बलोचिस्तान का मामला भी आप देख रहे हैं, फिर बाप पार्टी के वजूद में आना, मतलब ये तमाम तर चीजें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं। वो डायरेक्शन में बार बार मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन इसका हल क्या है? देखिए जी, सना मैं तो बड़ा क्लियर हूं जी। ये जो आप कहते हैं ना, सियासत में मजहब का इस्तेमाल, ये दो कई चीजों